हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी हमें मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सा प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक कहते हैं कि जो उनके जो दोस्त हैं वो मुंह के सामने तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे का भी जैसे उनके वो नहीं रहते हैं तो वो क्या कहते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, पीठ पीछे उनका बुराई करते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरकत मेरे आंखों के सामने शरद के शीत के किरणों के समान स्वस्थ शीतल किसी की धुंधली छाया से नाच उठती है। लेखक कहते हैं कि हमेशा वो सोचते हैं कि जाने दो, ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, वो लोग जब आएंगे तो उन लोग के सामने अच्छा व्यवहार करूंगा। लेकिन जैसे कि शरद ऋतु के समय में जैसे ओस पड़ता ही है ना, और सूरज की किरणें आती है तो ओस उड़ जाता है, उसी तरह से ओस जो होता है, ओस के समान उनको सब कुछ याद आ जाता है, आपके सामने नाचने लगता है। मुझे लगता है जैसे कुहार के दिन आ गए, मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। उनको लगता है ना कि वो अब सोच रहे हैं, उनको लगता है कि कुहार के दिन आ गए और उनके गांव में चारों ओर पानी के हिलोरे ले रहे हैं। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मेथो और साई की अधगली घासी, ध्यूर और बन प्याज से जुड़े नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी से खेलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। मतलब गर्मी के बाद जो बरसात आती है उसमें वो बोल रहे हैं कि सब कुछ घास और सब उसमें सड़ता है ना, तो एक सड़ने वाला बदबू नहीं आता, एक अलग ही तरह का बदबू आ जाता है जो विचित्र सा गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके में कूद रहे हैं। जो गर्मी जैसी आती है ना तो वो तालाब होता है, तालाब के किनारे किनारे है ना, वो सूखने लगता है पानी, तालाब का पानी जब सूखने लगता है तो जो सूखने तो ये होता है काई जैसा जम जाता है, और जब उसमें आप जंप कीजिएगा ना तो पूरा झाग निकलता है। उसी को बोल रहा है कि कीचड़ सूख गए हैं और गांव के लड़के किनारों से झाग भरे जलाशय, जब उसमें वो कोई जंप करता है तो झाग निकलता है ना, झाग झाग हो जाता है, तो वैसा जलाशय में सब कूद फान रहे हैं और नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम जामुन ना मिले चिंता नहीं, आषाढ़ के महीने में आम और जामुन ना मिले है ना, और अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले। मतलब अगहन मतलब तो आपका हो गया जनवरी का महीना, अगहन है ना, आषाढ़ हो गया आपका ये जुलाई, तो उस मौसम में आम और जामुन नहीं मिलता है, आम को वही मौसम ही होता है। और चिंता अगहन में चूड़ा गुड़ ना मिले तो कोई दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। तो लाई के साथ जो लाई होता है ना, गुड़ के साथ उसको बनाया जाता है, और बादाम चक्की जो होता है बादाम के साथ, उसी को बोला है पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर कुवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बुरा मालूम होता है। मतलब वो वहाँ पर वो झाग वाले जलाशय में कूदना इतना अच्छा लगता है कि अगर मौसम का कोई भी चीज़ ना मिले, कुछ भी ना मिले, लेकिन अगर वो तालाब में वो कूद के नहाए नहीं तो बहुत ही बुरा लगता है। मैं भीतर उकड़ रहा था, मतलब अंदर अंदर ये सोच रहे थे, एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। वो गांव गए थे ना, अपने दादी माँ के पास गए हुए थे है ना छुट्टियों में, तो एक ही 2 दिन वो कूदे और क्या हुआ ये, उसके बाद आए गंदा पानी से सबको बोला कि नहा के, तो नहा लो, तो फिर घर में अभी आके नहा लिए। अब आदत तो है नहीं, तो बस क्या हुआ, एक ही 2 दिन नहाए और बस बीमार पड़ गए। हल्की बुखार ना जाने क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो अभी छोटे थे तो हल्का हल्का बुखार, मतलब हल्का सा बुखार होता था तो बहुत अच्छा लगता था ना, क्योंकि सब कोई उनका ख्याल रखता था, सब कोई उनका पूछता था। छोटे बच्चों को नहीं होता कि सब अरे बीमार पड़ गया, अरे बीमार पड़ गया, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उनको हल्का बुखार अच्छा लगता था। थोड़ा थोड़ा जड़ तो सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। हल्का हल्का बुखार हो, हल्का हल्का सर में दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, मतलब वो साबूदाना की खिचड़ी उचड़ी जो हल्का खाना होता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेकिन इस बार हर बार जैसा बुखार नहीं था, हल्का सा, इस बार ज़्यादा बुखार था, और इतना तेज था कि रजाई चढ़ते रहा, और उतरा भी बहुत देर के बाद, मतलब रात के 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई,
शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारेहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरे पर सद टपके हुए जल की शीतलता। आते ही इन्होंने सर पेट छुए। जो उन्हें दिन में वो चादर लपेटे सोए थे, मतलब चादर को ओढ़ कर सोए हुए थे, तो उनकी दादी में आई वही नहा कर ही आई थी, और वही झाग वाले जल में, तालाब के पानी में। और उनकी दादी माँ कैसी थी? पतली दुबली थी, और बिना किनारे वाली, मतलब कैसे होता है, सिर्फ धोती जो होते हैं जिसका कोई बॉर्डर नहीं होता है ना, तो सफ़ेद किनारहीन धोती, मतलब इसका कोई बॉर्डर ना हो, वो किरानीहीन होती है। वही धोती पहने हुए, बाल उनका सफ़ेद था, और उनके ठंडा ठंडा पानी सर से टपक रहा था। मतलब कैसे बालों का, मतलब सीधे संध, मतलब जो हल्का हल्का सफ़ेद नहीं होता है, हल्का सा रेड में हल्का सफ़ेद में, वैसे एकदम सफ़ेद बाल में था, और जल उनके बाल से टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर और पेट छुए। दादी माँ आई, वहाँ से आई तो देखी कि वो लेटा हुआ है, तो उनका तुरंत सर छुई और पेट छुई। आंचल की गांठ खोल उसे अदृश्य शक्तिहीन के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चरपाई के पास बैठे रहती। उसके बाद वो गांठ से कुछ खोली, कोई आपका क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी जैसा था, उसको माथा में लगाई और मुंह में लगाई, मुंह में खिला दी, चटा दी, और दिन रात चरपाई के पास बैठे रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े पर सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप लगाती, 20 बार छू छू के ज्वर का अनुमान लगाती। हाड़ी में पानी आया या नहीं, उन्हें पीपल की छाया की छेका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग दाल एकदम मिल तो नहीं गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से तो आकर तो नहीं चला आया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ के घर वालों को परेशान करती थी। उसकी दादी माँ करती ना, कुछ काम वैसे नहीं करती थी, ठीक ना, लेकिन वो हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, और हर चीज़ का मतलब कैसे उनको हमेशा बार बार छू छू के देखेगी कितना टेम्परेचर है बॉडी का, कितना बुखार है, कितने नहीं है। जैसे कि मानो कैसे बोलते हैं कि आदमी, बड़े आदमी छूते हैं तो पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर है, छू छू के ही पता चल जाती थी, है ना। और उसका जो हाड़ी, मतलब जो तुम्हारा पानी पीने वाला जो जग होता है, उसमें पानी भरा है कि नहीं है, और पीपल के जो होते हैं ना छाल, उसको आदमी वो वहाँ पर लगाते हैं, पहले के समय लगाते थे ना, ताकि ये नहीं हो क्या, कि ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं हो बीमार के आमने सामने, और कुछ भी जम्स वगैरह नहीं आए। और खिचड़ी किसकी बनती थी? मूंग दाल की बनती, अभी भी बनती है मूंग दाल की खिचड़ी। वो एकदम मिला होना चाहिए, मतलब एकदम पतला होना चाहिए, पूरा मिल जाना चाहिए चावल और दाल। कोई बीमार के घर से कोई सीधे बाहर से तो नहीं आ गया, ये भी देखी थी, ताकि वहाँ पर तुम्हारा उसका वायरस का प्रॉब्लम ना हो। आधी लाखों प्रश्न पूछ के घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ गवई गांव के 50 किस्म की दवाइयाँ का नाम याद थे। दादी माँ को मतलब गवई में गांव मतलब नहीं होता घरेलू नुस्खा, वही ढेरों उनको 50 दवाई का नाम याद था कि इसको इसके साथ लेना है, इसको इसके साथ ले लो तो सब ठीक हो जाएगा। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती, वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने घर का आदमी बीमार हो तो करती थी, गाँव में कोई भी बीमार हुआ उनके पास चल जाती थी और छू कर बता देती थी मलेरिया है कि निमोनिया है कि ये सिंपल बुखार है। महामारी और विशुचिता के दिन में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रण जलधार गूगल और धूप, जब जैसे कि महामारी जब फैलता था ना, महामारी और विशुद्धा मतलब महामारी जब फैलता था उस दिन, उस समय वो क्या करती थी उनकी दादी माँ, डेली सुबह सुबह उठती थी और उसके बाद लौंग और गुड़ मिश्रण जलधार, मतलब पानी के साथ उसमें पानी में लौंग और गुड़ मिश्रण का जलधार करती, गूगल और धूप सब मिला के ना वो घर में धूप दिखाती थी। सफाई और कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होता, मिश्री या शहद खत्म हो जाती, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे वो पागल हो जाती। मतलब घर में नहीं हो ना मिश्री, पहले आदमी को क्या होता था, कोई बुखार लगा तो दवा के साथ लौंग उनके साथ क्या देते थे, मिश्री दे देते थे, शहद दे देते थे, चाटो, मतलब कड़वा दवा रहता था ना तो उसके साथ चाटो लौंग दिया जाता था। घरेलू नुस्खा का इलाज में ऐसा काम आता है। तो मिश्री और शहद खत्म हो जाता था जैसे लगती था ना, और अगर बिस्तर में चादर उधर नहीं बदल जाए बीमार का बिस्तर में, तो जैसे वो पागल हो जाती, बहुत गुस्सा हो जाती थी। बुखार तो मुझे अभी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, हुनैन मिक्सचर की शीशी की तिलाई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। वो कहने का मतलब वो छोटे थे तो उनको बुखार बनाने का जी होता था कि सब उनका देखभाल करता था, सब उसकी चिंता करता था। लेकिन अब क्या होता है, वो बड़े हो गए हैं, अब डॉक्टर आ जाता है, नाड़ी छू के चल जाता है, फिर दवा दे जाता है, खाना बनाने वाला खाना दे जाता है, पानी देने वाला पानी दे जाता है। तो ऐसा बुखार को अब उनका मन नहीं करता कि अब उनको बुखार आए। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती। किशन भैया
है ना, उनका जो शादी हो गया, उनका शादी ठीक हो गया। और दादी माँ बहुत उत्साह से नाचती रहती थी कि उनका दिन भर गायब रहती थी, सबको खबर सुनाते रहती थी। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसियाँ आते बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। तो पड़ोसी लोग बुलाते थे ना, तो बहुत बुलाने के बाद वो आती थी दादी माँ, और बोलती थी कि बुरा मत मानना, कार्य परोजन मतलब घर में जब बहुत ढेर सारे मेहमान आते हैं ना, जैसे शादी का काम हुआ, गृह प्रवेश हुआ, ये सब उसको क्या बोलते थे, कार्य परोजन बोलते थे। इसलिए बहुत काम है घर में, इसलिए वो नहीं आ पाई। एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को तो यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ भी नहीं करती, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती थी। मतलब जिस काम में वो टोके ना, जिस काम के बारे में पूछे ना, उसे क्या हो जाता था, उस काम में देर हो जाता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकास में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाँ, पास के कोने में घुसी तो कौन खड़ा था, रामी की चाची खड़ी थी। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तो वो उनको धमकी दे रही थी कि धन्नो, चाची का क्या नाम था, रामी की चाची का धन्नो, धन्नो रुपए तू सूद समेत दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है ही नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती, फिर किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खाती दूसरी फसल कटेगी। मतलब बार बार मांगने के बाद भी वो पैसा नहीं देती थी, तो वो बोल रही थी कि फिर उनको बोली ना कि हमें दूसरी फसल में दूंगी। तो बोली कि क्या तेरे लिए का कोई दूसरा फसल कटेगा। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई बोली। दोनों हाथों से आंचल पकड़ते दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। और बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उन बेचारी का निस्तार कैसे होगा। और रामी की चाची बोली, है ना, रामी की चाची का नाम क्या था, धन्नो। ठीक, उसकी चाची बोली कि मेरी बेटी की शादी है, आपने निस्तार करेगी तो कौन करेगा, मतलब आप ही नहीं दया करेंगी तो कौन करेगा। हट हट, अभी नहाने आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने अप्रिय प्रसंग को हटाते हुए गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल 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 समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग के एकदम भूल ही गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नाहों का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। मैं उन्हें विह होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का मतलब, अब अचानक से देखा कि उस दिन डांट रही थी, फिर अचानक से देखा कि दादी माँ आशीर्वाद दे रही है, दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना। तो बोले अरे, तो लेखक सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया, उस दिन तो डांट रही थी, आज आशीर्वाद दे रही है ना। तो जाके उन्होंने पूछ डाला, है ना, क्या बात है धन्नो चाची। तो वो क्या बोली, तो उसने विनय होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। मतलब बहुत दादी माँ के बारे में कि वो बहुत ही अच्छी है, उनका भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी, 5-10 रुपये के लिए हंसाई ना हो, देवता है मेरा बेटा, देवता। उन रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक ने पूछा कि उस दिन तो बहुत ही डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया दे के डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क को हंसता हुआ आगे बढ़ गया। उस दिन लेखक जब पूछे ना कि वो तो उस दिन तो बहुत ही डांट रही थी, तो वो बोली धनो की चाची कि मतलब क्या होता है कि बड़े लोग का डांट में भी प्यार छुपा रहता है, तुम्हारा आगे का भलाई छुपा रहता है। उनका कहने का मतलब ये था कि वो तो बड़े लोग का काम है, रुपया देख के दो बार डांटे भी ना तो क्या लाभ। वो लेखक मन ही मन हंसते हुए आगे बढ़ गए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती थी। विवाह के रात अभिनय भी होता था। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। अपने विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक वे सभी दृश्य दिखाए जाते थे। विवाह की जो रात में है वो एक अभिनय होता था जिसमें सिर्फ औरतें ही रहती थी, ठीक ना। उसमें शादी से लेकर बच्चों तक पूरा दृश्य दिखाया जाता था। सभी पार्ट औरतें ही करती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। मतलब वो तो बीमार थे, वो नहीं जा पाए लेखक, लेकिन उनका जो ममेरा भाई था राघव, वो दलान मतलब घर से बाहर है ना, एक घर है, पूरा घर के बाहर का जो एरिया होता है, आगे का एरिया, ना बाहर के अचानक आके हम लोग गेस्ट वेस्ट बैठते हैं तो वहाँ पर उसको दलान बोलते हैं। दलान में सो रहा था। वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। मतलब बारात जब निकल गया था तब वो आया था दादी के पास, तो बोला कि तो वो जा नहीं पाया था, इसलिए वहाँ पर दलान में सोया था। अब इनका तबीयत ख़राब था तो ये घर में सोए थे। तो औरत सब जितनी भी लेडीज़ आई थी गाँव की, वो बोली कि नहीं, ये नहीं सो सकते हैं।
दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। दादी माँ बिगड़ गई, बच्चा से क्या पर्दा है, था बच्चा और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है, मतलब बच्चा और ब्रह्मा एक समान। मुझे भी पास में एक चरपाई पर चादर ओढ़ाकर दादी माँ चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से ना हंस दूं, भेद खुल जाएगा तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी ना रुकी और भांडा फोड़ हो गया। मतलब जो वो लोग नाटक कर रहे थे तो वो लोग हंसी मजाक होता है, तो ये तो बीमार थे, इनको हंसना नहीं था, लेकिन इतना सुन के उनको हंसी रुक ही नहीं रहा था। तब तक भाभी कोई लाइन बोली होगी, उस पर इनका तो भांडा फूट गया, जो से हंसने लगे। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता हुआ, शायद दूध तो पीता पिला दूं। अब देबू के जो हंस दिए हैं तो इनके पास आ गई लेडीज लोग। ये देबू की माँ चादर खींच ली, बोलते कि देखो कौन बच्चा सोया हुआ है, दूध पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। अब वो जो हंस दिए तो उसके बाद उनको भी सब छेड़ने लगा। दादी माँ एकदम बिगड़ गई, बोली कि लड़के से क्यों लगती है। सुबह नाश्ता में देबू की माँ मिली थी। सुबह रास्ते में जब ना देबू की माँ मिल गई थी, जा रहे होंगे तो देबू की माँ मिल गई थी। कल वाला बच्चा है भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाके खड़ा हुआ, और जब उन्होंने टोका कि यही वही बच्चा है ना कल वाला, तो जोर से भाग गए, लगता है उनसे कोई अपराध हो गया और दादी माँ के पीछे जाके छुप गए। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने के बाद जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभेदान मिल जाता है, मतलब उनको माफ़ी मिल जाती है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज भी कैसे कैसे मालूम होती है। परिस्थितियों में पत्या चक्र जीवन के सूखे पत्तों सा कैसा नाचता है, ऐसी दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद जैसे कि क्या होता है कि जो स्नेह और ममता की वो मूर्त भी थी, और परिस्थितियों में है ना कि मतलब कैसे परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करना चाहिए, ख़राब और अच्छा परिस्थिति कैसा होगा, वहाँ के में कैसा क्या करना चाहिए, कैसे ही करना चाहिए, सबको कैसे संभालना है, दादी माँ को सब कुछ अच्छा से आता था। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की रट्टी मालूम होता था। जो दादा की मृत्यु हो गए थे है ना, और दादाजी क्या किया, उनको धोखा दे दिए थे, मतलब उनसे पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए थे, मतलब मर गए थे, है ना। तो क्या दादा ने उन्हें स्वयं को धोखा दिया, उसलिए क्या बोलते थे कि दादाजी ने हमको धोखा दिया, क्योंकि वो हमेशा क्या कहते हैं ना, जीवन में बोलते थे ना कि तुम पहले मरोगे उसके बाद मैं मरूंगा, लेकिन क्या हुआ, दादाजी पहले ही मर गए, इसलिए उसके क्या बोलते थे, उसको धोखा दिया है। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त के शुभ चिंतक में ने स्थिति को डामाडोल कर दिया। मतलब अचानक दादाजी का उनका मृत्यु हो गया, और कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मतलब मृत्यु के बाद जो दो मुंह के होते हैं ना इंसान, कि तुम्हारे बारे में हाँ तुम्हारा अच्छा ये सब तुम्हारे बारे में लगेगा कि तुम्हारे बारे में सब अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन पीछे से वो क्या करेंगे कि तुमको ये कर देंगे, परेशान करेंगे, तुम्हारे सोचेंगे कि तुम आगे बढ़ो ही मत, तुम्हारा कुछ अच्छा ना हो, है ना। शुभ चिंतक आगे से बनेंगे, और स्थिति क्या हो गया, दादा की मृत्यु के बाद डनाडोल हो गया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ को मना करने के पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय कर दी। दादा की मृत्यु का जो श्राद्ध हुआ था तो उसमें दादी माँ ने उसको मना किया था कि देखो ये तो हमारी ही पूंजी है ना, उसको ज़्यादा खर्चा मत करो, ये क्या करो ना, उसको कुछ बचा के चलो। हाँ, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो लोग क्या बोले कि नहीं तुम्हारे फादर का ऐसे एक्सपायर किए हैं तो उनके में इतना खर्चा करो, ये सब दान दो, वो करो, जिससे उन लोग को क्या हो गया, स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है ना वो डमाडोल हो गया। वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माँ के दिन थे, कड़ाके की जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ सा सन्नाटा पाले की सी हड्डियों को में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गोली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक दिया जलाए हाथ जोड़ के बैठी है। अपनी इस कतार आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। दादी माँ बहुत उदास रहती थी। दादा की मृत्यु के बाद दादी माँ बहुत उदास रहती थी। माघ का महीना था, बहुत कड़ाके की ठंड, है ना, जो हड्डियों को नहीं बोलते, हड्डियों को छेद कर दे, उस टाइप का ठंड था। उसमें वो गीली धोती पहन के एक संदूक के सामने दिया जला के बैठी हुई थी और उनकी आंखें नम थी। लेखक ने देखा, बोला कि दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने अपने स्नेहपूर्ण आंखों से की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल। दादी माँ ने उनके बात को एकदम इग्नोर कर दिया। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा।
मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले आई। तो बोली कि मुझे सर्दी और गर्मी नहीं लगती, और लेके उसको रसोई में आ गई लेखक को। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या था। बाबू बोले, रुपया क्यों देता नहीं? कितने के हुए? अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? मतलब क्या हुआ ना कि उनके दादाजी की में स्थिति डाउनलोड हो गई, ऊपर बाद उनके ये काम काज में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिए। तो आज जिनको रुपया दिए थे वो वापस नहीं दे रहा था, तो स्थिति क्या हो गया, डमाडोल हो गया। अब वो एकदम रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी ही हूँ। मैं संदूक खोल के एक चमकती हुई चीज़ निकाली। मेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे संजय कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। दादी माँ देखी कि मैं बेटा लोग मतलब बहुत ही फाइनेंशियल पोजीशन डाउन होते जा रहा है, तो दादी माँ क्या कही, जो संदूक था वो संदूक को खोल के एक कंगन से निकाली और बोली कि मैंने इसे पहना नहीं है, इसके दादाजी ने दिया था। और पहले के लोग आगे पीछे सोच लेते हैं, है ना। तो ये तुम लोग का है, तो तुम लोग इसको ये करके तुम चिंता मत करो, इसको बेच के पैसा लेके आ जाओ। सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। मतलब उनकी जो दादी माँ है उस समय कैसी लग रही थी, उनको एक देवी के समान लग रही थी। धुंधली छाया विलीन हो गई थी। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उठकर एक कौआ अपनी घिनौने काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। ये सब क्या कर रहे थे ना कि ये सब लेखक सोच रहे थे, है ना। तब तक क्या हो गया था कि तब तक उनकी खिड़की पर एक जो कौआ था वो बैठ गया था, और उसकी आवाज़ से वो उनका ध्यान अब प्रेजेंट की ओर आ गया। मतलब पहले वो सोच रहे थे इतना सब चीज़, वो सोच रहे थे, अब उनके कौवे की आवाज़ से वो खिड़की पर बैठ गया था, और उसकी आवाज़ से वो वापस आ गए प्रेजेंट में। हाथ में अभी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। हाँ, किशन भैया जो है ना, लेखक को एक पत्र भेजे थे जो उनके अभी हाथ में काँप रहा था। काली चीटियाँ सी कतारें धुनी हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? जो काली चीटियाँ से कतारें धूमिल हो जाना मतलब क्या, जो वो पत्र जब पढ़ रहे थे ना, तो उनके आँखों के सामने मतलब उनके आँख में पूरा आंसू भर गया था। और काली चीटियों से कतारें मतलब जो लिखा हुआ रहता है काला स्याही से लेटर में, वो एकदम धुंधला धुंधला होता है। जब हम लोग आँख में जब आंसू भर जाता है और जब हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं तो क्या वो दिखाई नहीं देता है, वो धुंधला हो जाता है। उसी को लेखक कहते हैं कि काली चीटियाँ सी कतारें धुनील हो गई थी। मतलब उनके आँख में पूरा आंसू भर गया था, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और उनको बार बार विश्वास ही नहीं होता, और उनका बार बार अपने से मन पूछ बैठता, क्या दादी माँ नहीं रही? इस चैप्टर में हमने ये देखा कि ये सब जो लेखक जो याद कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, है ना, वो दादी माँ को याद कर रहे थे। वो सब इसी कारण क्योंकि वो किशन भैया का लेटर आया हुआ था। इस चैप्टर के लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।